आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्क पावर एनर्जी में 16वां नंबर का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया गया। कह रहा दो समरूपी बॉल बेयरिंग, मतलब एक ही आकार के, एक ही रूप की हैं, एक ही शेप की हैं। बॉल बेयरिंग का मतलब आपने देखा होगा साइकिल में जो पहिए में जो रॉड लगी रहती है, धुरा जिसमें पहिया घूमता है, उसमें छर्रे छोटे छोटे लगे रहते हैं, उनको बॉल बेयरिंग बोलते हैं। तो उसी के जो छर्रे हैं ये देखिए दिखाया गया है चित्र में भी। तो कह रहा है दो समरूपी बॉल बेयरिंग एक दूसरे के संपर्क में है और किसी घर्षण रहित मेज पर विरामावस्था में है, यानी फ्रिक्शनलेस कोई मेज है जिसमें घर्षण नहीं है और इस समय स्टेशनरी पोजीशन में है, विरामावस्था में है, यानी रुके हुए हैं। इनके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बेयरिंग जो आरंभ में वी चाल से गतिमान है। ये दोनों देखिए आपस में एक दूसरे के संपर्क में है, दूसरा और तीसरा। अब कोई दूसरा जो है, तीसरा ये अलग जो है कोई बॉल बेयरिंग है जो इन्हीं के समान है, वो वी वेग से आता है इनके पास और कहता है वी वेग से गतिमान है, सम्मुख संघट्ट करता है, यानी इसमें टक्कर मार देता है, कोलिजन होता है। यदि कोलिजन प्रत्यास्थ है यानी इलास्टिक कोलिजन है अगर, तो संघट्ट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण संभव है। तो टक्कर के बाद जो है, कोलिजन के बाद क्या होगा, ये तीन विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए पहले सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये जो बॉल बेयरिंग है इनका द्रव्यमान सबका समान है और एक ही आकार के हैं। तो ये दोनों स्थिर हैं। तो एक टकराया है तो इधर वाला उतने, ये जो ये वाला है ये स्थिर हो जाएगा इसके पास, ये आके सट जाएगा और ये वाला वी वेग से गतिमान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से स्पष्ट समझ लीजिए। अगर मान लीजिए दो तीन होते, ऐसे ऐसे रखे होते, ऐसे ऐसे आपस में टच करके, मतलब बराबर आकार के अगर टच करके रखे होते, तीन रखे होते और दो टकरा जाते इनसे बराबर आकार के, दो आके इनसे टकराते, तो ये दो इधर इतने ही वेग से जाते जितना इनका वेग था। अगर तीन टकराते तो तीन उतने ही वेग से जाते, दो रुक जाते। तो जितने टकराएंगे इधर वाले उतने नंबर में उतने वेग से चलेंगे। तो देखिए एक टकरा रहा है तो एक ही भागेगा दूर, और जितने वेग से टकराएगा उतने ही वेग से भागेगा। बस शर्त यह है कि द्रव्यमान और इनका आकार सेम होना चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए एक ही टकरा रहा है तो ये वाला रुक जाएगा काला वाला, और ये वाला उतने ही वेग से आगे बढ़ेगा। तो ये दूसरा वाला हमारा जो बनाया गया है ये सही है। देखिए एक और दो, काले वाले एक और दो रुके हुए हैं, तीसरा इधर वाला ये वी वेग से टकराया है तो ये वी वेग से भाग गया। अगर दो टकराते होते, अगर इससे दो टकराते तो ये दो तीन दोनों भागते, ये दोनों रुक जाते और कितने वेग से भागते, जितना वेग इन दोनों का होता है उतने से भागते। तो ये ध्यान देना है, जितने भी टकराएंगे उतने भागेंगे और उतने ही वेग से भागेंगे जितने वेग से टकरा रहे हैं। बस शर्त यह है कि द्रव्यमान और इनका आकार बराबर होना चाहिए। तो ये बी वाला ऑप्शन, ये सेकंड वाला हमारा सही है। और एक एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो माना प्रत्येक बॉल बेयरिंग का द्रव्यमान m है तो संघट्ट से पहले, तो टकराने से पहले, अब चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर है तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसीलिए जितनी गति से यह टकराया है उतनी ही गति बाद में बनी रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसीलिए जितने वेग से टकराया उतना वेग है, और गतिज ऊर्जा में हाफ mv² होता है। तो जैसे बात है m भी आ गया, तो जितना द्रव्यमान टकराएगा उतना ही द्रव्यमान दूर जाएगा और उतने ही वेग से जाएगा जितने वेग से टकराएगा। तो अगर दो बाल टकराई होती
इन दोनों के समान द्रव्यमान की, तो 2 बाल भागती और ये दोनों रुक जाती। और कितने वेग से भागती? जितने वेग से टकराती। तो सीधा सीधा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए टक्कर से पहले, तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दो दूसरी और तीसरी तो स्थिर है और पहली वाली गतिमान है। तो तीनों की गतिज ऊर्जा का योग निकालेंगे तो हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ mv², दोनों गतिमान है। दूसरी और तीसरी पहली केवल गति में है, ये दूसरी और तीसरी स्थिर है तो 0 रखा गया, तो आ गया हाफ mv²। ये टक्कर के पहले। अब टक्कर के बाद तो प्रथम स्थिति में बॉल बीयरिंग की गतिज ऊर्जा, तब ये टक्कर के बाद देखते हैं। अब देखिए टक्कर के बाद, तो टक्कर के बाद प्रथम स्थिति में, तो ये प्रथम स्थिति में देखिए ये वेग v/2 है और पहला रुक जाता है, दोनों का वेग v/2 है। तो पहला रुक जाता है तो 0, दोनों का वेग v/2 रखा गया तो आ गया mv²/4। जबकि आना कितना चाहिए? टक्कर के पहले हाफ mv² है। तो चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर में इलास्टिक कोलिजन में गतिज ऊर्जा अचर रहती है यानी कांस्टेंट रहती है, टक्कर से पहले हाफ mv² है और यहाँ आ रहा है mv²/4, इसका मतलब पहला हमारा गलत है। द्वितीय स्थिति में बॉल बीयरिंग की गतिज ऊर्जा, तो द्वितीय स्थिति में देखिए यहाँ पर ये 2 रुके हुए हैं, तीसरा गतिमान है। तो देखिए दोनों को रोक दिया, वेग 0 कर दिया, तीसरे को गतिमान, तो आ गया हाफ mv²। और टक्कर के पहले हाफ mv² ही है और टक्कर के बाद भी गतिज ऊर्जा हाफ mv², इसका मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षित है और प्रत्यास्थ टक्कर भी है, इसलिए यही हमारा सही है। तीसरे को भी देख लेते हैं। तीसरे में देखिए टकराने के बाद तीनों v/3 वेग से चल रहे हैं, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो तीनों को देखिए v/3 से चला दिया। अब गतिज ऊर्जा निकाला तो आ गया mv²/6। ये भी गलत है क्योंकि टक्कर से पहले कितनी है? हाफ mv² है। तो चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, तो ये दूसरे केस में ही गतिज ऊर्जा जितनी पहले है उतनी ही बाद में है, इसलिए यही हमारा आंसर है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में, तथा द्वितीय स्थिति में बॉल बीयरिंग की गतिज ऊर्जा संरक्षित है, अतः यह स्थिति संघट्ट के पश्चात ही संभव। तो दूसरी वाली स्थिति सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है किसी लोलक के गोलक A को, जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, छोड़े जाने पर मेज पर विराम अवस्था में रखे दूसरे गोलक B से टकराता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अब देखिए ये B से टकराता है। ज्ञात कीजिए कि संघट्ट यानी टक्कर के पश्चात गोलक A कितना ऊंचा उठता है। गोलकों के आकारों की उपेक्षा कीजिए और मान लीजिए कि संघट्ट प्रत्यास्थ है। तो देखिए इनके साइज में नहीं जाना है गोले के, और ये मानना है कि जो टक्कर है वो इलास्टिक है। तो कह रहा है किसी लोलक के गोलक A को, लोलक का मतलब पेंडुलम, पेंडुलम का जो बॉब है A, जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसको इस तरह देखें, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वो है और ये रस्सी से बंधा हुआ कोई ये है, यहाँ पर कोई ये गोलक है, यहाँ पर रस्सी से बंधा है। अब ये ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है। तो इस समय अगर इसकी पोजीशन से एंगल देखा जाए तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री है ऊर्ध्वाधर से, यानी ये अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इसे टकरा रहा है। ये थोड़ा और इधर बनाना चाहिए ताकि यहाँ टकराए, आप सही बना लीजिए इधर। तो छोड़े जाने पर मेज पर विराम अवस्था में रखे गोलक B से टकरा जाता है, ये A है,
और ये बी है, इससे टकराता है। ज्ञात कीजिए कि टक्कर के पश्चात गोलक ए कितना ऊंचा उठता है। गोलकों के आकारों की उपेक्षा कीजिए और मान लीजिए कि संघट्ट प्रत्यार्थ। तो देखिए, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों का द्रव्यमान बराबर है, इसमें बराबर माना भैया ये m का ये m का, तो जितना ऊपर था ये, तो ये वाला आके यहाँ रुक जाएगा और ये उतना ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो जितनी गतिज ऊर्जा से टकराएगा इससे, ये रुक जाएगा और उतनी ही गतिज ऊर्जा इसको मिल जाएगी। तो जितना ये इधर गया है ऊंचाई में, उतना ही ये इधर ऊंचाई में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऊंचाई में है तो इसका वेग 0 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जितनी ऊंचाई है ये मेज के तल से, तो जितनी गतिज ऊर्जा है यहाँ पर, चूंकि इसका वेग 0 हो जा रहा है उच्चतम बिंदु पर, क्योंकि इसके आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा यहाँ स्थितिज ऊर्जा में। तो जब ये इससे टकराएगा तो ये चूंकि माध्य स्थिति में है, मीन पोजीशन में, तो पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा यहाँ गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ये वाला यहाँ पर स्थिर हो जाएगा और ये वाला गतिमान हो जाएगा, और ये गतिमान हो करके उतनी ही ऊर्जा लेकर के गतिमान होगा जितनी इसमें है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसकी इसमें आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है जितना ऊंचाई तक है उतनी ऊंचाई तक ये आगे जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए इसमें बता रहा है कि जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच प्रत्यार्थ पूर्णतः प्रत्यार्थ संघट्ट होता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी ऊर्जा का जरा भी ह्रास नहीं होता, लॉस नहीं होता, तो उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। तो क्या होता है, ये वाला इसको वेग दे देगा और ये स्थिर हो जाएगा। दी गई स्थिति में गोलक बी विरामावस्था में है और गोलक ए गोलक बी के सापेक्ष कुछ वेग से संघट्ट करता है, यानी टकराता है। तो ये स्थिर है, ये गतिमान है। तो अब क्या होगा, जब इससे टकराएगा तो ये ए वाला स्थिर हो जाएगा और ये बी गतिमान हो जाएगा, क्योंकि वेग अदल बदल जाते हैं। इसी का वेग इसको मिल जाएगा और इसका वाला इसको। तो ये स्थिर है तो ये इसको मिल जाएगा, और ये गतिमान है तो ये इसको मिल जाएगा। अतः संघट्ट यानी टक्कर के पश्चात गोलक ए विरामावस्था में आ जाता है तथा गोलक बी ये वाला गोलक ए के वेग से गतिमान हो जाता है। जितना इसका था उतने वेग से ये गतिमान होगा। अतः गोलक ए संघट्ट के पश्चात ऊंचा नहीं उठेगा। तब यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये रस्सी से बंधा होता, रस्सी से अगर बंधा होता, तब तो जैसे ये इसे टकराया था तो इतनी ऊर्जा इसको मिलती, तो ये भी ऐसे चला जाता ऊंचाई में। लेकिन चूंकि मेज में रखा है तो ये जब टक्कर मारेगा तो ऊपर तो ऊंचाई में तो नहीं उठेगा, लेकिन जितनी गतिज ऊर्जा इसकी यहाँ पर मिलेगी उतनी ही गतिज ऊर्जा से ये बी वाला गतिमान हो जाएगा, ए वाला स्थिर हो जाएगा। तो वही कह रहा है, कहता है गोलक के संघट्ट के पश्चात ऊंचा नहीं होगा, ऊंचा नहीं उठेगा, बल्कि गोलक बी जितने वेग से गतिमान है उतने वेग से ये अब बी वाला गतिमान हो जाएगा। गोलक बी वाला गतिमान हो जाएगा, ये वाला रुक जाएगा मेज में। अगर ये धागे से बंधा होता तो इतना ही ऊंचा उठता जितना ये है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि मेज में रखा है, धागे से नहीं बंधा, इसलिए ऊंचा नहीं उठेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। कह रहा है किसी लोलक के गोलक को, यानी कोई पेंडुलम है, उसका ये बॉब है, को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा जाता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर है, ये जो पेंडुलम है हमारा, इसके जो धागा है उसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ये सेंटर से जहाँ से लोलक का बॉब बंधा हुआ है, यानी पेंडुलम का बॉब। यह दिया गया है कि इसकी आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है। तो ये एनर्जी जो फ्रिक्शन है एयर का, उसमें 5% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो ए वाला बी से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चाल क्या होगी, स्पीड।
ये हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पर ये यहां से अगर लाइन खींची जाए ये, और इसके बाद ये, तो जैसे बात से धागे की लंबाई 1.5 मीटर है, तो ऐसे आएगा तो ये 1.5 मीटर ही नीचे आएगा। ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। तो देखिए यहाँ ए पोजीशन पे जितनी स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर स्थित है और ये एच होगा और ये एच धागे की लंबाई के बराबर है, तो जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी यहाँ पर गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यहाँ पर चूंकि वेग 0 है, स्थिर है, तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा नहीं है, तो कुल पूरी स्थितिज ऊर्जा है। और यहाँ पर चूंकि ऊंचाई हमने यहाँ से लिया है, तो एच यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं है, जितनी भी है पूरी गतिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा यहाँ जो है वो कुल गतिज ऊर्जा में यहाँ बदल जाएगी। तो mgh बराबर हाफ mv² हो जाएगा। ये करके हम यहाँ पर वेग निकाल स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, और उसका 5% चूंकि वायु प्रतिरोध से खत्म हो जाता है, तो 5% घटा करके हम निकाल लेंगे स्थितिज ऊर्जा और फिर वेग निकाल लेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए लोलक की लंबाई 1.5 मीटर है। ये स्थित पर गोलक की स्थितिज ऊर्जा स्थित पर, अगर ये ऊंचाई h है तो mgh हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। अब आगे देखिए, जब गोलक बिंदु A से बिंदु B की ओर जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तथा स्थितिज ऊर्जा का 5% वायु के प्रतिरोध के विरुद्ध खर्च हो जाता है। तो B स्थित पर गतिज ऊर्जा बराबर A स्थित पर स्थितिज ऊर्जा का 95%, क्योंकि 5% तो खत्म हो गया, तो 95% जो है वही गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो हाफ mv² = 95% का मतलब 95/100 गुणे mgh, ये हो गया। तो अब ये m से m कट जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो v = हो जाएगा √2gh बटे 100 हो जाएगा। ये सॉल्व किए तो आ गया 5.28 मीटर प्रति सेकंड। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देना, इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्राली है, 25 किलोग्राम रेत का बोरा लिए हुए किसी घर्षण रहित पथ पर यानी फ्रिक्शनलेस पाथ पर 27 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से गतिमान है। एक समान यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ध्यान दीजिए, नियत वेलोसिटी से नहीं, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गतिमान है। यहाँ नियत नहीं लिखा है, एक समान मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गतिमान है। कुछ समय पश्चात बोरे में किसी छिद्र से रेत 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से निकल कर ट्राली के फर्श पर रिसने लगती है। तो कह रहा है रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्राली की चाल क्या होगी। यहाँ पर देखिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन में ये बूंद जब नीचे गिर रही थी तो एक समान चाल आई थी, एक समान चाल से गति करता है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से। क्योंकि सरल रेखा में तो इसे हम वेग भी कह सकते हैं। तो एक समान चाल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ त्वरण नहीं है। एक समान चाल का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब त्वरण नियत है। अगर यहाँ पर नियत चाल कह देता तो गड़बड़ा जाता, एक समान कह रहा है। तो ध्यान दीजिए इन शब्दों के बारे में कि कौन सा शब्द लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कह रहा है 300 किलोग्राम की कोई ट्राली है और उसमें 25 किलोग्राम रेत का बोरा है, और वो ट्राली 27 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रही है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्योंकि सरल रेखा में है तो चाल को वेग भी कह सकते हैं, यानी नियत त्वरण से गति कर रही है, ये भी कह सकता है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ नियत चाल से चलती होती
तो त्वरण 0 हो जाता, क्योंकि नियत का मतलब 10 मीटर पर सेकंड से मान लो ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमेशा इतने रहेगा। जबकि एक समान चाल से का मतलब कि प्रति घंटा 27 किलोमीटर बढ़ रहा है प्रति सेकंड। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कुछ समय पश्चात बोरे में एक छेद हो जाता है और 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से रेत नीचे गिरने लगता है। तो रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्राली की चाल क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, रेत का बोरा लिए हुए ट्राली एक समान वेग से गति कर रही है। इस पर लगा बाह्य बल शून्य है। तो ध्यान दीजिए कि ट्राली जो चल रही है उसमें कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। रेत का बोरा लिए हुए ट्राली एक समान वेग से गति कर रही है। इस पर लगा बाह्य बल शून्य है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। तो रेत के बोरे सहित ट्राली का भार फर्श की अविलंब प्रतिक्रिया द्वारा संतुलित रहता है। जैसे मान लीजिए मेज पर कोई किताब रखी है, तो किताब का जो भार नीचे पृथ्वी के खिंचाव के कारण है, उतना ही अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर परपेंडिकुलर लग रही है, जिसके कारण मेज अपनी जगह पर है। तो इसी प्रकार ट्राली में जो बोरा रखा हुआ है उसकी जो अविलंब प्रतिक्रिया है, यानी परपेंडिकुलर जो रिएक्शन है, उसके जो वेट के बराबर है, उसके कारण ट्राली और ये बोरा संतुलन में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। जब बोरे में छेद कर दिया जाता है तो रेत गिरने लगती है। अब रेत गिरेगी किधर को? रेत नीचे को गिरेगी, पीछे को नहीं गिरेगी। तो नीचे को गिरेगी, तो जी जाहिर सी बात है कि नीचे वाली जो नीचे गिरेगी तो उसकी प्रतिक्रिया ऊपर होगी। तो जब नीचे गिरेगी तो पृथ्वी में गिरेगी, पृथ्वी से प्रतिक्रिया ऊपर होगी, तो ट्राली पर नहीं होगी, मतलब आगे की दिशा में नहीं होगी, लंबवत ऊपर की ओर होगी और गति आगे की ओर हो रही है। तो ये जो बल प्रतिक्रिया बल लगेगा बोरे को खाली होने में, जो उसमें मोरम या जो भी भरा है रेत वो गिर रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया चूंकि ऊपर को है, अगर आगे को होती तो गति में परिवर्तन होता, क्योंकि ऊपर को है इसलिए गति में परिवर्तन नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि जब बोरे के छिद्र से रेत निकल कर रिसने लगती है तब ट्राली पर कोई बाह्य बल आपतित नहीं होता है, अतः ट्राली की चाल परिवर्तित नहीं होती है। तो ध्यान देना कि अतः ट्राली की चाल परिवर्तित नहीं होती है। समझ में आपको आ गया होगा? थोड़ा फिगर बना के फिर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राली है और इसमें यहाँ पर बोरा रखा हुआ है, ये बोरा यहाँ पर रखा हुआ है, ये बोरा है। अब इसका देखिए mg नीचे को काम कर रहा है, mg भार, तो इसका प्रतिक्रिया जो है r ये ऊपर की ओर काम करेगी, जिससे ये बैलेंस है इसमें। अब यहाँ से छिद्र हो गया, फट गया, अब यहाँ से ये रेत निकलने लगा बाहर। जब रेत बाहर निकलेगा तो ये पृथ्वी में mg वेट से गिरेगा, mg भार से, तो इस mg की प्रतिक्रिया किधर होगी? इधर ऊपर की ओर होगी, ये ऊपर की ओर, और इसका वेग किधर है? आगे की ओर है। तो अगर आगे की ओर प्रतिक्रिया होती तो वेग में परिवर्तन होता, जब ऊपर की ओर है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ये है कहानी। तो इस तरह से 19वां हो गया। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण v बराबर ax की पावर 3/2 वेग से सरल रेखीय गति कर रहा है, यानी लिनियर मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, जहाँ a = 5 मीटर की पावर -½ और सेकंड की पावर -1 है। x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तथा इसके विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में कुल बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, यानी जो टोटल फोर्स लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन निकालना है हमको। तो यहाँ पर देखिए v लिखा है, तो अगर v दिया है तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही
वर्क में चेंज होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो यहाँ पर द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है, वस्तु का वेग v = a x की पावर 3/2 है। यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है। अब देखिए a की वैल्यू दे दी है 0.5 मीटर की पावर हाफ अपान सेकेंड पर सेकेंड या सेकेंड की पावर -1, अगर ये पर नहीं लिखेंगे तो x बराबर 0 पर वस्तु का वेग, x बराबर अगर 0 है तो यहाँ पर 0 अगर लिख देंगे तो v = हो जाएगा a इंटू x की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए x की पावर 0 नहीं है, x ही 0 है, यानी 0 मीटर पर। तो यहाँ x की जगह जब 0 हो जाएगा तो v 0 हो जाएगा, पावर 0 नहीं है, x ही 0 हो गया। तो x 0 रखेंगे फार्मूले में, तो v1 = a x की पावर 3/2 है। जब x 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, और x जब 2 मीटर है तो v2 = 5 × 2 की पावर 3/2, क्योंकि यही हमारा फार्मूला है 3/2, तो x की जगह 2 रख दिया, और ये हमारा 5 है क्वेश्चन में कह रहा। तो ये 2 कंडीशन हो गई। अब देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, तो जितना भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो जो बाद की गतिज ऊर्जा है उसमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देंगे, तो जितना अंतर आएगा वही कार्य में चेंज होगा। तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ½ mv2² - ½ mv1², अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, तो ½ mv2² - v1², ½ m 0.5 है और ये 5 हो गया v2, और ये 2 की पावर 3/2 है, यहाँ पर तो 0 ही है पूरा। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 50 जूल, तो 50 जूल कार्य होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है किसी पवन चक्की के ब्लेड, पवन चक्की का मतलब एयर टरबाइन, देखा होगा बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, वो घूमते हैं, पीछे अल्टरनेटर बंधा रहता है, अल्टरनेटर, तो उसकी गति को वो बिजली में बदल देता है, और उसी से हम अपने घर के पंखा कूलर को चला सकते हैं। तो पवन चक्की का मतलब एयर टरबाइन के ब्लेड क्षेत्रफल A के वृत्त जितना क्षेत्रफल प्रसर्प करते हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं। The blade of a windmill sweep out a circle of area A, मतलब A क्षेत्रफल का जो है वो वृत्ताकार पथ बनाते हैं, जो उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है यदि हवा v वेग से वृत्त के लंबवत दिशा में बहती है, तो जो सर्किल बना रहे हैं उसके पंख, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रही है, तो t समय में इससे गुजरने वाली एयर का मास कितना होगा, यानी द्रव्यमान कितना होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले पहला निकालते हैं फिर आगे देखते हैं। तो देखिए यदि सेकंड पवन चक्की से गुजरने वाली हवा का आयतन प्रति सेकंड पवन चक्की से गुजरने वाली हवा का आयतन, तो आयतन कितना होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसको देखिए v = लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? एरिया, एरिया गुणे यच होता है। अब ये जो यच है, मान लीजिए ये लंबाई है इस तरह, और ये चौड़ाई है इस तरह, तो हमारी तरफ ऊंचाई होगी। इससे यहाँ पे पिन रखते हैं, तो यहाँ से लंबवत हमारी तरफ ये जो है
ऊंचाई हो जाएगी और इसके अंदर लंबवत गहराई हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये लंबाई और चौड़ाई है। और देखिए जो हवा है वो इन पंखों के लंबवत चल रही है, तो ये ऊंचाई वाला भाग पंखों के लंबवत आ रहा है कि नहीं हमारी तरफ, इसीलिए इस एच की जगह यहाँ पे वी रखा गया। तो ध्यान दीजिए वी क्यों लिखा गया है। तो ये आ गया ए इंटू वी, क्योंकि ये क्षेत्रफल के लंबवत है और क्षेत्रफल के लंबवत ही ऊंचाई होती है। तो इसीलिए प्रति सेकंड पवन चक्की से गुजरने वाली हवा का आयतन ए इंटू वी हो गया, क्योंकि लंबवत है, इसका मतलब ये वी ऊंचाई का ही काम करेगा, इसलिए एच की जगह वी रख दिया गया। बहुत समझने की बात है, अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा। और चूंकि प्रति सेकंड है तो बटे टी रहेगा, और टी का मान 1 सेकंड है, प्रति सेकंड का मतलब 1, इसलिए यहाँ पर अपान में टी नहीं लिखा है। अब अगर टी सेकंड में पवन गुजरने वाली हवा का आयतन निकालना हो तो टी सेकंड में तो ए बी इंटू टी का गुणा हो जाएगा। भाई 1 सेकंड में इतनी है तो 10 सेकंड में कितना होगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में ए बी है तो टी सेकंड में टी का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए टी सेकंड में पवन चक्की से गुजरने वाली हवा का आयतन, हवा का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान अगर हम निकालेंगे तो देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। यहाँ पर रो लिखा है तो यहाँ हमने रो लिख दिया। अब ये v की जगह हम लोग ए बी लिख देंगे, और ये रो तो है ही, तो ये घनत्व आ गया m बराबर ए बी। और देखिए टी सेकंड की बात कर रहा है तो टी का गुणा भी होगा, इंटू रो है तो रो रहेगा, टी का गुणा होगा क्योंकि टी सेकंड की बात कर रहा है। तो ये आ गया ए बी रो टी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर समझ के क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा आसान है। वायु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, और यम हमने ये निकाल लिया है तो इसी जगह वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा हाफ, ये वैल्यू रखी है एम की, तो ए वी क्यूब रो टी। अब देखिए मान लीजिए कि पवन चक्की हवा की 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। हमने आपको बताया है कि पीछे अल्टरनेटर बंधा रहता है जो गतिज ऊर्जा को यानी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो बता रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का मान लीजिए कि 25% अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है, बिजली में चेंज कर देता है। तो कुल ऊर्जा निकाल लें, उसका 25% कर दें। तो देखिए जो विद्युत ऊर्जा बन रही है अल्टरनेटर द्वारा, वो गतिज ऊर्जा ही बदल के विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। और कितनी बदल रही है? 25% केवल। तो गतिज ऊर्जा का 25% हम निकाल लें तो ई इक्वल टू 25/100, और ये गतिज ऊर्जा कितनी है? इतना। तो 1/2 ए बी क्यूब रोटी, तो ये आ गया 1/8 ए बी क्यूब रोटी। इसलिए पवन चक्की द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? इतनी हो जाएगी 1/8 ए बी क्यूब रोटी। ये देखिए टी समय में है, और अगर प्रत्येक समय की बात पवन चक्की द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है? जो ये ऊर्जा है वो बटे टी होता है। देखिए शक्ति बराबर हकीकत में होता है P इक्वल टू W/T होता है। तो ये जो वर्क है, कार्य, ये गतिज ऊर्जा कार्य थ्योरम हमने पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसमें गतिज ऊर्जा वर्क में बदल जाती है, वर्क गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा इसकी जगह रख सकते हैं। तो ये जो गतिज ऊर्जा आई है वही यहाँ रख दिया और बटे टी कर दिया, तो टी कट गया, तो आ गया 1/8 ए बी क्यूब रो। देखिए कार्य की जगह गतिज ऊर्जा रख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा रख दिया कार्य की जगह, क्योंकि डेल्टा के इक्वल टू W होता है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है, इसलिए ऐसा किया गया। तो ये हमारा आंसर आ गया सी का।
और कुछ पूछा है? और कुछ नहीं पूछा है। यहाँ घनत्व दे दिया। अब देखिए इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये इसका वो भी आ जाएगा। तो आगे देखिए, पवन चक्की के ब्लेड द्वारा परस्पर किया गया वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब स्पर्श किया गया एक तरह से जो वृत्ताकार पथ चलेगा, जब उसके पंखे घूमेंगे तो एक सर्किल बनाएंगे, तो उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 30 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना है? 30 मीटर स्क्वायर। हवा का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा कर देंगे। हवा का घनत्व दिया है 1.2 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। इसलिए विद्युत शक्ति सारी वैल्यू रख देंगे 1/8। ए की वैल्यू ये और वी की वैल्यू ये वी क्यूब है और रो की वैल्यू ये हो गई। तो ये आ गया 4500 वाट यानी 4.5 किलोवाट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 0.5 मीटर की ऊंचाई तक 1000 बार उठाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में खोई हुई ऊर्जा क्षयित हो जाती है। तो कह रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है। तो पहले इसी को देखते हैं। तो देखिए m द्रव्यमान है जिसका मान है 10 किलोग्राम, ऊंचाई कितना ले जाता है? 0.5 मीटर, और कितनी बार ले जाता है? 1000 बार। तो एक बार ले जाने में कितनी स्थिर ऊर्जा होगी? और 1000 बार में तो 1000 का गुणा कर दें स्थिर ऊर्जा में। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कोई पत्थर या ईंट आप नीचे से लेकर के छत में अपने चढ़ जाएं सीढ़ी से, तो छत में जब रख देते हैं तो अगर जरा सा हाथ से छोड़ दें तो वो अपने आप जमीन में आ जाता है। लेकिन जमीन से अपने आप ऊपर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो ले गए उसको ऊपर छत तक, तो हमने कार्य किया ले जाने में, वही कार्य उसमें पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो वो ऊर्जा के कारण अपने आप नीचे चला आता है। तो इसने जो व्यक्ति ने काम किया ये स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो एक बार में स्थिर ऊर्जा mgh है और 1000 बार उठाता है, तो 1000 का गुणा कर देंगे तो पूरा 1000 बार के लिए स्थिर ऊर्जा आ जाएगी। तो 1000 गुणे mgh, तो m कितना है? 10 है, g 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण, और ऊंचाया कितना ऊंचे उठाया है? 0.5। तो आ गया 49,000 जूल। इतना जूल ऊर्जा उसकी खर्च होगी। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है? कह रहा है यदि वसा यानी फैट 3.8 × 10⁸ 7 जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता है, जो कि 20% क्षमता की दर से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो वो कितनी वसा खर्च कर डालेगा? अब जाहिर सी बात है वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके शरीर से जो कार्य करने के लिए ऊर्जा मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? उसके शरीर में फैट बहुत जमा हुआ है और वो वजन कम करना चाहता है, तो फैट यानी जो वसा है उसी से ऊर्जा मिल रही है। तो ये कह रहा है कि ये जो ऊपर उठा रहा है तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को ही हम यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये फैट की जो एनर्जी है यही मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी। तो फैट से ही तो गतिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा बन रही है। तो फैट से चूंकि गतिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा बन रही है, तो वसा की जो फैट है, फैट की एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो प्रति किलोग्राम वसा द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है बता रहा है? 3.8 × 10⁻7 जूल। अब देखिए ये जो ऊर्जा है इसका केवल 20% ही मैकेनिकल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है। तो इसका 20% निकाल लेते हैं। तो कुल ऊर्जा का 20%, तो 20/100 गुणे ये कुल ऊर्जा, तो आ गया 0.76 × 10⁻7 जूल प्रति किलोग्राम। तो व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई वसा यानी कितना फैट यूज होगा 49,000 जूल एनर्जी निकालने के लिए। तो इतने जूल निकालने में प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम फैट वो होती है।
तो चूंकि इसलिए से भी कर सकते हैं कि चूंकि 1 किलोग्राम के लिए इतना, इसलिए इतने किलोग्राम के लिए, तो ये भाग हो जाएगा, मतलब कितने किलोग्राम, किलोग्राम निकालना है, ऊर्जा नहीं। तो 49,000 जूल के लिए कितने किलोग्राम होगा, तो इतने के लिए 1 किलोग्राम से इतना एनर्जी प्राप्त होती है, तो इतने से कितना प्राप्त होगी, तो 49,000 बटे इतने किलोग्राम कर देंगे तो आ जाएगा 6.45 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो इतने किलोग्राम जब फैट जलेगी, यानी उसका बर्निंग होगी, या वो यांत्रिक ऊर्जा, इतने किलोग्राम जब फैट का लॉस होगा, यानी इतने किलोग्राम की जो ऊर्जा निकलेगी, तो उसका 20% लॉस होने के बाद भी 49,000 जूल बच जाएगी, यानी इतनी फैट गलेगी तब इतना ऊर्जा निकलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।